हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी सोशल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं। यह प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी सोशल साइंस 2021 के प्रश्न पत्र की तरह है। इसके प्रश्नों की प्रकृति 2021 में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित है। इसके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल यूपी टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कराता है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में दिया है रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे और कृषि। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, कृषि। कृषि दोस्तों राज्य सूची का विषय है, जबकि रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, नागरिकता जनगणना और भारतीय रिजर्व बैंक ये सब संघ सूची के विषय हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कृषि संघ सूची का विषय नहीं है, यह राज्य सूची का विषय है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघ शासन प्रणाली प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन में दिया है पहला परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919 और चौथा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघ शासन प्रणाली प्रस्तावित की गई थी। इस अधिनियम में 3 मुख्य बातें थी। पहला था अखिल भारतीय संघ, दूसरा था संरक्षण सहित उत्तरदायी सरकार और तीसरा था भिन्न भिन्न सांप्रदायिक और अन्य वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघ शासन प्रणाली को प्रस्तावित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन में दिया है पहला अनुच्छेद 256 से 263, दूसरा है अनुच्छेद 245 से 255, तीसरा है अनुच्छेद 264 से 291 और चौथा है अनुच्छेद 294 से 300। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 256 से 263 संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थुंगन समिति द्वारा पंचायती राज के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश नहीं की गई थी। ऑप्शन में दिया है पहला संवैधानिक स्थिति, दूसरा है जिला परिषद स्तर पर आयोजन, तीसरा है जिलाधिकारी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी होगा और चौथा है त्रिवर्षीय कार्यकाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, त्रिस्तरीय कार्यकाल। थुंगन समिति 1988 के द्वारा दोस्तों पंचायती राज के लिए संवैधानिक स्थिति, जिला परिषद स्तर पर आयोजन और जिलाधिकारी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी होगा, ये 3 बातें रखी गई थी। 3 वर्षीय कार्यकाल पंचायती राज के लिए थुंगन समिति ने प्रस्तावित नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूहों के विषय में सही नहीं है। इसमें दिया है हित अभिव्यक्तिकरण, राजनीतिक दलों का वित्त पोषण, सरकार की नीतियों को प्रभावित करना और नीतियां लागू करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए,
हित अभिव्यक्तिकरण, राजनीतिक दलों का वित्त पोषण और सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, ये दबाव समूह के काम हैं, जबकि नीति लागू करना दबाव समूह का काम नहीं है। तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दबाव समूहों के विषय में कौन सही नहीं है, तो केवल चौथा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। केवल 4 यही इसका सही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सत्ता में आई थी? ऑप्शन में दिया है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल और गोवा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों, केरल। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे पहले केरल राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के विषय में चिंता व्यक्त की थी? ऑप्शन में दिया है तारकुंडे समिति, सच्चर समिति, बोहरा समिति या इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों, बोहरा समिति। बोहरा समिति 1983 ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के विषय में चिंता व्यक्त की थी। तारकुंडे समिति किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से। और सच्चर समिति ये मुसलमानों के लिए कुछ विकास से संबंधित है उनके। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स के विषय में बात की है? ऑप्शन में दिया है जॉन ब्लाडल, अल्मांड, मारिस डुअर्जर और B.O. की। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर है दोस्तों, जॉन ब्लाडल। जॉन ब्लाडल ने दोस्तों आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स के विषय में बात कही है। ब्लाडल ने दबाव समूहों का वर्गीकरण उनके निर्माणक तत्वों के आधार पर किया है। इन्होंने 2 प्रकार के दबाव समूहों की बात की है। पहला है सामुदायिक दबाव समूह और दूसरा है संघात्मक दबाव समूह। इन्होंने कहा है कि संघात्मक दबाव समूह वह है जिसकी स्थापना के पीछे कोई विशिष्ट लक्ष्य होता है, उसी को इन्होंने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो वर्ष 1926 में कार्यशील हुआ? ऑप्शन में दिया है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद, भारतीय राष्ट्रीय महिला महासंघ और स्वरोजगारी महिला संघ। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो 1926 में कार्यशील हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, चक्कर लगाने वाली देशभक्ति यानी कि पेट्रियाटिज्म इन लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग हुआ था, किसके लिए हुआ था इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए, सोशलिस्ट पार्टी के लिए, स्वराज पार्टी के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो चक्कर लगाने वाली देशभक्ति किसको कहा गया था? स्वराज पार्टी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, स्वराज पार्टी के लिए चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किया गया था। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इससे राष्ट्रवादी संगठन गांधी के समर्थक और गांधी के विरोधियों में विभाजित हो गए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने विधान परिषदों में प्रवेश को लेकर के पाखंडी संसद का पर्दाफाश करके राजनीति को एक नई दिशा सुझाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1932 में पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन में दिया है पहला निचली जातियों का प्रतिनिधित्व, दूसरा है राजाओं का विशेषाधिकार, तीसरा है हिंदू मुस्लिम एकता और चौथा है द्वैध शासन की कार्यप्रणाली की समीक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, निचली जातियों का प्रतिनिधित्व है। मदन मोहन मालवीय, M.C. राजा और C. राजगोपालाचारी आदि के प्रयासों से
24 सितंबर 1932 को पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसके अंतर्गत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 18% बढ़ाई गई। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। पूना समझौता का उद्देश्य था निचली जातियों का प्रतिनिधित्व। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया उसका नाम क्या था? ऑप्शन में दिया है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, अफ्रीकानर या नवजीवन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, इंडियन ओपिनियन। 1893 से 1917 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रहे। वहाँ उन्होंने गोरे और काले यानी कि अफ्रीकन और भारतीय लोगों में रंगभेद की नीति के खिलाफ विरोध प्रकट किया और साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन निकाला। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना भी की थी। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उग्रवादी ने कहा था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर टर करेंगे तो हमें अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी? ऑप्शन में दिया है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या वीरेंद्र घोष। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, बाल गंगाधर तिलक। ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने 2 साप्ताहिक पत्र, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा को निकाला था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम कौन प्रस्तावित करता है? ऑप्शन में दिया है पहला भारत के कोई भी 5 नागरिक, दूसरा है संसद के कोई भी 5 सदस्य, तीसरा है निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 50 सदस्य और चौथा है निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 10 सदस्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसके लिए जरूरी है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, निर्वाचक कॉलेज का कोई भी 50 सदस्य, 50 प्रस्तावक होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभाग संबंधित संसदीय समितियों की व्यवस्था के लिए लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया? ऑप्शन में दिया है 1988, 1989, 1991 या 1995। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 1989। विभाग संबंधित संसदीय समितियों की व्यवस्था के लिए लोकसभा नियमों में 1989 में संशोधन किया गया था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरराज्य परिषद कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन में दिया है वर्ष 1987, वर्ष 1989, वर्ष 1990 या वर्ष 1992। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, वर्ष 1990। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सरकार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें दिया है पहला, राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह बात सही है। दूसरा है, राज्यसभा का सदस्य उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह निर्वाचित हुआ है। तो राज्यसभा के बारे में यह गलत है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सदस्य अपने राज्य का ही हो। फिर अगला है,
राज्य की आवंटित सीटों की संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। तो राज्यसभा के बारे में यह बात भी सही है। फिर अगला है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल यूएस में सीनेट के कार्यकाल के समान ही होता है। तो यह भी बात सही है। तो इसका पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है। इसमें दिया है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह पर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी भी मधुर क्यों ना लगे। इसमें दिया है C.D. बर्न, लॉर्ड ब्राइस, हेराल्ड जे लॉस्की और वाल्टर बेजहार्ट। तो इसका सही उत्तर क्या है? किसका कथन है यह? C.D. बर्न का कथन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है। ऑप्शन में दिया है ल्यूडोविकी, मार्क्स, टेलीरैंड और प्रोधा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, टेलीरैंड। टेलीरैंड ने लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 14 एवं 15, अनुच्छेद 19 एवं 20, अनुच्छेद 21 एवं 22 और अनुच्छेद 20 एवं 21। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, अनुच्छेद 20 एवं 21। राष्ट्रीय आपदा के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि क्या होता है। ऑप्शन में दिया है पहला, अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है। तो इस दशा में दोस्तों अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है। अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, तो इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। फिर अगला है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है। अगर किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है तो इसका भी मतलब यह है कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है। फिर अगला है, किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है। यदि किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त कर लिया जाता है तो इसका भी मतलब यह होता है कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया गया है। फिर अगला है उपरोक्त सभी। तो यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है, परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन में दिया है जेम्स ब्राइस, A.B. डायसी, K.C. हुइयर या H. फाइनर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, A.B. डायसी। यह डायसी का कथन है। ब्रिटिश न्यायवादी और संवैधानिक सिद्धांतवादी A.B. डायसी ने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका प्रकाशन 1889 में किया गया था, उसी में इन्होंने ऐसा लिखा है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की तो होती है, परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन है। तो आप जानते भी होंगे, स्विट्जरलैंड है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक का लेखक है। तो आप जानते भी होंगे, मॉन्टेस्क्यू है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है।
फिर अगला क्वेश्चन है, किसने दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णन किया है? ऑप्शन में दिया है GDH कोल, AB डायसी, फाइनर और ब्राइस। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, फाइनर। फाइनर ने दोस्तों दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। इसके अलावा दबाव समूह को इन्होंने व्यवस्थापिका का तीसरा सदन भी माना है। इन्होंने लोकतंत्र में द्विसदनीय व्यवस्था के साथ साथ दबाव समूहों को भी लोकतंत्र के सदन के रूप में स्वीकार किया है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है कि जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं, और दूसरा है कारण आर, जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं और जनसाधारण ही राज्य का सृजन करते हैं। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग हो, इसके लिए समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? ऑप्शन में दिया है मार्क्स, राल्स, लेनिन और नॉजिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? राल्स और नॉजिक ने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। तो दूसरा और चौथा इसका सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। दूसरा और चौथा सही है। राल्स और नॉजिक ने सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। हाब्सबर्ग और रूसो को सामाजिक संविदा सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? इसमें दिया है जॉन राल्स, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जर्गन हैबरमास। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जर्गन हैबरमास। जर्गन हैबरमास दोस्तों सामाजिक अनुबंध वाला विचारक नहीं है, यह एक मार्क्सवादी विचारक है। नौ मार्क्सवादी विचारक हैं जर्गन हैबरमास। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है? ऑप्शन में दिया है मैकाइवर, बिलोबी, सीले और गार्नर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, मैकाइवर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार देखने को मिला है और पूछा जाता है। तो मैकाइवर इसका सही उत्तर है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका के अंतर्गत सम्मिलित हैं, इनमें से कौन कौन सम्मिलित हैं बताना है। तो देखिए, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियां, ये राज्य के विकासवादी सिद्धांत के तत्व हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों, राज्य के विकास में रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियां, इनकी भूमिका है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन में दिया है मैकाइवर का, अब्राहम का, लास्की का या कांट का। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, लास्की। यह कथन लास्की का है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा है? ऑप्शन में दिया है सांप्रदायिक प्रचार प्रसार, स्वतंत्र प्रेस, सकारात्मक पत्रकारिता और राष्ट्रपति के भाषण। तो इसका सही उत्तर क्या है?
ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, सांप्रदायिक प्रचार प्रसार। अगर आप सांप्रदायिक प्रचार प्रसार करेंगे तो स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं होगा बल्कि दंगा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में सामान्य निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में दिया है, पहला परिसीमन आयोग द्वारा, दूसरा है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा और चौथा है जनगणना आयोग के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, परिसीमन आयोग के द्वारा। परिसीमन आयोग के द्वारा दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप जानते भी होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉक ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना नहीं की थी? इसमें दिया है, पहला पर्शियन लेटर वर्ष 1921, यह मॉन्टेस्क्यू की रचना है। दूसरा है सैंसूर पर पहला पत्र वर्ष 1689, तो यह लॉक की रचना है। तीसरा है शासन पर दो प्रबंध वर्ष 1690, यह भी जॉन लॉक की रचना है। तीसरा है कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692, तो यह भी जॉन लॉक की रचना है। तो इसमें से दोस्तों पहली पुस्तक जॉन लॉक की नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, बेंथम के अनुसार निम्नलिखित में से सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, 4। बेंथम ने सुख और दुख की प्राप्ति के लिए 4 स्रोत बताए हैं। कौन कौन से? भौतिक स्रोत, नैतिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत और धार्मिक स्रोत। फिर अगला क्वेश्चन है, संप्रभु राज्य की अवधारणा को सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ किसने संयुक्त किया? ऑप्शन में दिया है मार्क्स, हाब्स, लॉक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों, हाब्स। संप्रभु राज्य की अवधारणा को सामाजिक समझौते के साथ हाब्स ने संयुक्त किया है। हाब्स ने राज्य को अपरिमित संप्रभुता प्रदान की है और कहा है कि व्यक्तियों को सभी परिस्थितियों में राज्य के आदेशों का पालन करना जरूरी है। संप्रभु शासक की शक्ति अनंत है, वह किसी भी सांसारिक जिम्मेदारियों से जकड़ा नहीं है। तो संप्रभु राज्य की अवधारणा को सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ हाब्स ने संयुक्त किया था, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध किया गया है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों, अनुच्छेद 344। इसमें दोस्तों राजभाषा आयोग 30 सदस्यीय होता है, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। फिर अगला है, गांधी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं? गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी है हिंद स्वराज, उसमें कितने अध्याय हैं? ऑप्शन में दिया है 12, 15, 18 या 20। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, 20। गांधी जी ने जो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी 1909 में लिखी थी, इसमें 20 अध्याय हैं, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मनुष्य के कार्य का प्रेरकत्व सुख की प्राप्ति एवं दुख से बचाव की इच्छा को माना है? ऑप्शन में दिया है जेरेमी बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल और थॉमस हॉब्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? आप जानते भी होंगे, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, जेरेमी बेंथम। ब्रिटिश विचारक जेरेमी बेंथम ने मनुष्य के कार्य का प्रेरकत्व सुख की प्राप्ति और दुख से बचाव की इच्छा को माना है।
उपयोगितावादी विचारक थे बेंथम। फिर अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए में लिखा है कि लाख के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। दूसरा है कारण आर, इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं। कहाँ गया? ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। जॉन लॉक ने दोस्तों संपत्ति का स्रोत श्रम को माना है और कहा है कि व्यक्ति अपने श्रम के जरिए पूरी पृथ्वी का उपभोग कर सकता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूसो के विचारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दिया है, पहला, प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक की स्वतंत्रता से बदलना संभव है। रूसो के बारे में यह कथन सत्य है दोस्तों, ऐसा रूसो ने माना है। फिर अगला है, मनुष्य स्वतंत्रता में रह सकते हैं यदि वे बनाए गए नियमों के अनुसार रहें। तो रूसो के बारे में यह गलत है दोस्तों। फिर अगला है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। तो यह रूसो के बारे में सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता को नागरिकों की स्वतंत्रता से बदलना संभव था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधीवादी के प्रमुख विचारों में निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसमें दिया है सत्य और अहिंसा, तो यह गांधी जी ने इसका समर्थन किया है। दूसरा है समाजवाद, इसका भी समर्थन किया है। पंचायती राज का भी समर्थन किया है। जाति विहीन समाज का समर्थन गांधी जी ने नहीं किया है। जाति रहनी चाहिए, उन्होंने ऐसा माना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल का निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 12। आप जानते भी होंगे। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के राज्यों की संख्या 12 है, जिसके केंद्र में बीजी गिसु राजा रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में दिया गया है लेखक का नाम और सूची 2 में पुस्तक। इसमें पहले लेखक हैं बी जॉन। बी जॉन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? महात्मा गांधी के नाम से डायरेक्ट पुस्तक लिखी है, महात्मा गांधी बी जॉन। फिर अगला है जी.एन. धवन। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। फिर अगले हैं के.एन. बोस। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? ये स्टडीज इन गांधीयन। के.एन. बोस ने दोस्तों ये स्टडीज इन गांधीयन नामक पुस्तक की रचना की है। फिर अगले कौन हैं? स्टेमले जोन्स। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? द गांधीयन फिलॉसफी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ऑप्शन नंबर पहला इनमें से सही होगा दोस्तों। आप इसका सुमेलन इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से यह किसका कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है? इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। ऑप्शन में दिया है वेबर, मॉर्गनथाउ, वाल्टज और किसिंजर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, वेबर। वेबर ने ऐसा कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की सफलता निम्नलिखित में से किस अधिकार पर निर्भर करती है? ऑप्शन में दिया है संगठन का अधिकार, आलोचना का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की सफलता दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नांकित में से कौन सी प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है? ऑप्शन में दिया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सूची प्रणाली, सीमित मत प्रणाली और सार्वभौम मताधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार के माध्यम से अल्पसंख्यकों को सही प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सूची प्रणाली और सीमित मत प्रणाली, यह तीनों अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। इनके माध्यम से अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। फिर अगला है, यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक विधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है? ऑप्शन में दिया है अरस्तु, रूसो, मार्क्स और हाब्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों, रूसो। प्रत्येक वैधिक सरकार प्रजातांत्रिक होता है, यह विचार रूसो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसमें दिया है बी पैरेटो, जी मोस्का, रॉबर्ट मिचल्स और डेविड स्टर्न। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, डेविड स्टर्न। डेविड स्टर्न दोस्तों एक व्यवहारवादी विचारक हैं, ना कि लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थक। बाकी तीनों लोग लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थक हैं, पैरेटो, मोस्का और मिचल्स। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? ऑप्शन में दिया है आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि या लोक विधि। तो इसका सही उत्तर क्या है? संवैधानिक विधि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों, संवैधानिक विधि राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है? इसमें दिया है पहला, विधायिका दलीय अनुशासन से कम प्रभावित हो जाती है। विधायिका दलीय अनुशासन से कम प्रभावित रहती है। शासन में स्थिरता, निर्णय में शीघ्रता, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य आपसी तालमेल का अभाव। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य आपसी तालमेल का अभाव दोस्तों यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक दोष है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन में दिया है संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, संसदात्मक। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान यानी कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल इंगित करता है एक विशेष प्रकार के किसका? राज्य का, संविधान का, शासन का या प्रशासन का? तो इसका सही उत्तर क्या है? शासन का। ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन में दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, उसी को वेस्टमिनिस्टर मॉडल माना गया है। संसदात्मक शासन की विशेषता क्या है? नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता, मंत्रिमंडल के कार्यकाल की अनिश्चितता, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो आप इसको याद रखेंगे, वेस्टमिनिस्टर मॉडल शासन का एक प्रकार है। फिर अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू का सत्ता की पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? ऑप्शन में दिया है जवाबदेहिता, कुशलता, पारदर्शिता या स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, स्वतंत्रता। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों स्वतंत्र यानी कि अलग अलग रहे, यही मॉन्टेस्क्यू की शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणा है। फिर अगला क्वेश्चन है, संघवाद का आदर्श स्वरूप इनमें से कौन है? यानी कि संघवाद का अभिष्ट रूप इनमें से कौन है? ऑप्शन में दिया है द्वैत संघवाद, सौदाकारी संघवाद,
नव संघवाद या सहकारी संघवाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सहकारी संघवाद। संघवाद का मतलब है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद संघवाद का आदर्श रूप है। संघवाद के 4 लक्षण होते हैं: संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, लिखित और कठोर संविधान और स्वतंत्र उच्च न्यायालय। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है किसको? ऑप्शन में दिया है अस्पृश्यता, खिताब, प्रेस की स्वतंत्रता या दास्ता। तो आप जानते भी होंगे संविधान का अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता के अंत करता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच अंतर समाप्त हो गया है? ऑप्शन में दिया है रिट याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, रिट अधिकारिता और लोक हितवाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, लोक हितवाद है। लोक हितवाद की वजह से अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच में अंतर समाप्त हो गया है। लोक हितवाद में न्यायालय को प्रदत्त शक्ति केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही नहीं करता है, बल्कि अगर मूल अधिकार भंग भी हो चुके हैं तो उसके विरुद्ध भी यह राहत प्रदान करता है। इसके माध्यम से नागरिक ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर पाते हैं जिनके साथ आम जनता का हित जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन में दिया है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्यों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में या 9वीं अनुसूची में। तो आप जानते भी होंगे क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में दिया है पहला, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। दूसरा है नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता। तीसरा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और चौथा है राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन में दिया है 44वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 33वें संशोधन द्वारा या 21वें संशोधन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया था। कहाँ रखा है? अनुच्छेद 301 में रखा गया है, 300 का में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में क्या है? दर्शन का नाम। और सूची 2 में निर्देशक सिद्धांत। पहला है दोस्तों कल्याणवाद। तो निर्देशक सिद्धांत में कल्याणवाद का क्या मतलब होता है कि बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर। दूसरा है समाजवाद। समाजवाद में निर्देशक सिद्धांत का क्या मतलब है? समान कार्य के लिए समान वेतन। तीसरा है गांधीवादी दर्शन। तो निर्देशक सिद्धांत में गांधीवादी दर्शन कौन है? कुटीर उद्योग का संवर्धन। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीयवाद। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य के निर्देशक सिद्धांत में। तो इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं।
इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।